Good morning, students. Today we are going to learn about member function. Earlier, I have taught you about various types of functions, and today we will go with member function. The function which is declared within the class is called member function of class. ऐसा फंक्शन जो कि क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है उसे हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं. द डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन कैन बी गिवन outside the class definition or inside the class definition. If definition of member function is given within the class, its declaration is optional. It can be private or public member. जो क्लास की हमारी डेफिनेशन होती है वो वहाँ पे जो हम मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं वो क्लास के आउटसाइड भी हो सकते हैं या क्लास के इनसाइड भी रह सकते हैं. और अगर हम मेंबर फंक्शन की जो डेफिनेशन है अगर उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है. अब आते हैं हम लोग फ्रेंड फंक्शन पे. लास्ट इसमें मैंने इनलाइन फंक्शन आपको बताया था, काफ़ी हद तक सिमिलर है ये फ्रेंड फंक्शन से. The outside function which is declared in a class with keyword friend, the function is called friend function of class. The function can be declared as a friend in any number of classes. Although the friend function is not a member of class but has full access to the private data of the class. जब कभी हम कोई प्राइवेट डेटा डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर में तब हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके वो डेटा को डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं. और जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो मेंबर नहीं होता है क्लास का बट हम उस फंक्शन के द्वारा प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखेंगे. फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड. फ्रेंड फंक्शन जो है मेंबर नहीं होता है क्लास का इवन दो हम क्लास के अंदर में उसे डिक्लेयर करते हैं. लाइक ऑल जनरल फंक्शन इट कैन बी इन्वोक्ड डायरेक्टली विदाउट द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जो फ्रेंड फंक्शन है जैसे बाकी के फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी यूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम फ्रेंड फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं. सिंस इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन इट कैन नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ क्लास. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये मेंबर फंक्शन नहीं होता है, हम इसे बस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है मेंबर्स क्लास के मेंबर्स को नहीं किया जा सकता. इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन. जो हमारा क्लास होता है क्लास के अंदर में हम इस फंक्शन को प्राइवेट या पब्लिक रख सकते हैं. इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. और ये जो है इसे हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं. अब हम समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे. प्रोग्राम इस प्रकार है. हैश इंक्लूड iostream.h हमारी लाइब्रेरी फाइल हो गई, हेडर फाइल्स हो गए. उसके बाद हमने क्लास बनाया ऐड जिसमें कि हमारा प्राइवेट मेंबर है int a, b. पब्लिक में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void get data और हमने उसके बाद फ्रेंड int sum add s नाम का एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है. फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमें उसके आगे फंक्शन के आगे फ्रेंड लगाना होगा. उसका रिटर्न टाइप जो भी होगा इंट फ्लोट कैर वो लिखना होगा. फंक्शन का नाम होगा और उसके बाद उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे. उसके बाद हम क्लोज करेंगे कर्ली ब्रेस. अब हम देखते हैं void add स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे. गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे. उसमें हम लोग सी आउट एंटर 2 वैल्यूज़ हम 2 वैल्यूज़ एंटर करेंगे और उन वैल्यूज़ को हम स्कैन कर लेंगे सी इन ए बी. कर्ली ब्रेस क्लोज इंट सम. अब हमारा फ्रेंड फंक्शन जो हमने बनाया है इंट सम एड एस उसका यूज़ करके हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे. हम जो हमारे मेंबर्स है इंट a, b ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स जिसे हम बोल सकते हैं.
उसे यूज़ करने के लिए हमने फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डायरेक्टली ना ए और बी को यूज़ करते हम उसमें लिखेंगे रिटर्न एस। एस को ऐड करेंगे, हम डॉट लगाएंगे ए प्लस एस डॉट बी। हम डायरेक्टली ए बी ना लिखते हुए हम एस के सपोर्ट लेके उन्हें कॉल करेंगे एस डॉट ए प्लस एस डॉट बी। सम इज़ अ जनरल फंक्शन, ये हमें पता है। उसके बाद एडिशन होने के बाद हम मेन लिखेंगे वॉइड मेन। अब हम ऐड को पी ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, ऐड पी डॉट गेट डेटा। अब हम जो भी डेटा है वो पी में गेट कर लेंगे, सी आउट समेशन इक्वल टू, और हम आउटपुट में दिखाने के लिए समेशन इक्वल टू लेंगे और वैल्यू जो रहेगी पी की वो हम आउटपुट में शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे आउटपुट में हमने दो वैल्यूज़ ली थी 50, 40, जिसका समेशन आया है एडिशन के बाद 90। तो ये हुआ हमारा फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन। फंक्शन इन C++ have an ability to define default values for arguments that are not passed when the function call is made. These type of arguments are called as default arguments. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो हम फंक्शन में ही जिसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं, वैल्यूज़ ऑलरेडी हम डिफ़ॉल्ट स्टोर कर देते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड व्हेन फंक्शंस आर डिक्लेयर। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं मेंबर फंक्शन, वहीं पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ओनली ट्रेलिंग लास्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एन आर्ग्यूमेंट इन द मिडल ऑफ लिस्ट। और जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पहले से ही दे देते हैं तो हम उसे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं दिया रहता है वैल्यू तो उसमें हम सिर्फ लास्ट वाला जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसी की वैल्यू को यूज़ करते हैं। अगर मिडल में वैल्यू नहीं है तो हम उसे पुट नहीं कर सकते। प्रोग्राम से समझते हैं। हमने मेंबर फंक्शन लिखा और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास की। इंट ऐड नाम का फंक्शन बनाए जिसमें कि हमने वैल्यूज़ लिखी है, पास की है। इंट a इक्वल टू 30, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू 10। उसके बाद मेन फंक्शन वॉइड मेन इंट a, यहाँ पे हम तीनों जो हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसे कॉल कर रहे हैं। इंट ऐड ब्रैकेट फंक्शन प्रिंट करेंगे हम लोग सी आउट एडिशन इक्वल टू, इसमें पहले ए की वैल्यू एडिशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ए इक्वल टू ऐड 5,6। यहाँ पे हमने ए के जगह 5 रखा है, बी के जगह 6 रखा है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी की वैल्यू 10 ले लेगा। उसके बाद थर्ड फंक्शन में हमने a इक्वल टू ऐड 2,10,1। यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ दी है, इसीलिए ये ऊपर से वैल्यू नहीं लेगा और तीनों का आउटपुट हमें दिखाई देगा। इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे इंट ऐड। हमारे फॉर्मल वेरिएबल्स है इंट x, इंट y, इंट z। रिटर्न करेंगे हम एडिशन, रिटर्न x प्लस वाई प्लस z, कर्ली ब्रेस क्लोज। और हम देखेंगे कि आउटपुट में पहले एडिशन की वैल्यू 60 आएगी, जिसमें कि पूरे तीनों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की एडिशन होगी। दूसरे इसमें 5 और 6 का एडिशन होगा, प्लस थर्ड वैल्यू नहीं थी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ले लेगा और इसका आंसर 21 आएगा। थर्ड इसमें ऑलरेडी हमें 2, 10, 1 तीनों वैल्यूज़ दी है तो उसका एडिशन करेंगे तो 13 आएगा। इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन को हम लिखते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस है, देखेंगे। दीज आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सम आर्ग्यूमेंट्स हैव सेम वैल्यूज़। जब आर्ग्यूमेंट्स की सेम वैल्यूज़ होती है तब हमें इसका यूज़ होता है। यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स टू ऐड न्यू पैरामीटर्स टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन। हम अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं तो हमें न्यू पैरामीटर्स जब यूज़ हो ऐड करते हैं तब एग्जिस्टिंग फंक्शन में इसका यूज़ हमें आता है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज़ यूज टू कंबाइन सिमिलर फंक्शन इन टू वन फंक्शन। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के सहारे से हम लोग सिमिलर फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जिसमें कि वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं हम पूरे प्रोग्राम में। CONST qualify is used at the time of declaration with the variable to make its value fixed or constant.
The value of variable will not be changed even accidentally throughout the program. Any attempt to change the value of constant variable will cause an error. The parameter of function with constant quality is called constant argument. अगर हमें कोई प्रोग्राम में वैल्यू कांस्टेंट रखनी होती है तो हम CONST कॉन्स्ट क्वालिफायर का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। फ्लोट, सर्कल, कॉन्स्ट, फ्लोट। हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया और उसमें हमारे फंक्शन सर्कल में हमने आर्ग्यूमेंट पास किया कॉन्स्ट, फ्लोट। उस आर्ग्यूमेंट को हमने कांस्टेंट रखा है। अब हम मेन लिखेंगे वॉइड मेन फ्लोट एरिया कॉमा रेडियस। अब हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कल का, उसमें हमारा जो रेडियस है उसे हमें कांस्टेंट रखना है। सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड एल सी इन, जो भी रेडियस हम एंटर करेंगे उसे हमने स्कैन किया है। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया इक्वल टू सर्कल रेडियस। हम एरिया, जो भी सर्कल का रेडियस होगा उसे हम एरिया में स्टोर करेंगे। सी आउट एरिया ऑफ ए सर्कल, उसे प्रिंट करेंगे। फ्लोट सर्कल कांस्टेंट फ्लोट आर, जो हमारा ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है फ्लोट आर। अब हम रिटर्न करेंगे वैल्यू 3 जिसका फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वेयर एरिया कैलकुलेट करने का। तो हम रिटर्न करेंगे पाई आर स्क्वेयर जो कि 3.14 इंटू आर। तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट की है 10, सो 10 इंटू 3.14, इसका वैल्यू हो जाएगा 314। तो हमारे प्रोग्राम में जो 10 रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा आउटपुट आता है 314। तो ये हो गए हमारे कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम जानेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है एक फंक्शन को बार बार लिखा जा रहा हो, जिसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। When we create multiple function with a same name that performs variety of different tasks, this is called function overloading। मतलब फंक्शन का नाम सेम रहेगा और वो फंक्शन अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म करेगा, उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट एटलीस्ट डिफर इन द टाइप, नंबर और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। और जो ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं वो किस में डिफरेंट होने चाहिए, या तो टाइप में, नंबर में, या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर जो हम पास करेंगे उसमें डिफरेंट होना चाहिए। जो फंक्शन का नाम है वो हमारा सेम रहेगा बस। When function is called, the compiler first matches the prototype having same number and type of arguments and then calls appropriate function। तो ये होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। फ्लोट एरिया फ्लोट। अब हमने फ्लोट नाम का एक एरिया नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाया जिसमें कि हमने पैरामीटर पास किया फ्लोट। फ्लोट एरिया फ्लोट कॉमा फ्लोट। अब हमने फ्लोट नाम का रिटर्न टाइप है हमारा। फिर से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पैरामीटर पास किए हैं वो अभी हमने 2 पास किए हैं, फ्लोट कॉमा फ्लोट, हमारे मेंबर फंक्शन में। अब ये दोनों फंक्शन का नाम आप देख सकते हैं, एरिया सेम है, पर उसके अंदर में जो पैरामीटर पास किए हैं, पहले वाले में एक ही बार फ्लोट लिखा है और दूसरे मेंबर फंक्शन में एरिया में 2 बार हमने पैरामीटर पास किए, फ्लोट और फ्लोट। अब आगे देखते हैं इसका यूज़। void main float length कॉमा breadth कॉमा radius कॉमा a वेरिएबल्स हो गए। हम प्रिंट करेंगे अभी एंटर दी सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड एल। हम स्कैन कर लेंगे रेडियस को। उसके बाद एक बार हमने रेडियस को कर लिया प्रिंट, अब हम लेंथ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे, इसलिए लिखेंगे एंटर दी लेंथ एंड ब्रेथ एंड एल। स्कैन कर लेंगे सी इन, लेंथ रीड करेंगे एक तरह से लेंथ एंड ब्रेथ को। पहले इसमें अभी हम रेडियस ले रहे हैं एरिया में, जो कि हमें यूज़ होगी सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें कि हम पहले इसमें एरिया ऑफ सर्कल निकालने वाले हैं। सी आउट एरिया ऑफ सर्कल ए एंड एल। सेकेंड इसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू एरिया, और जो हमारे पैरामीटर है फ्लोट उसमें आएगा लेंथ कॉमा ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स लगते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, इसीलिए हमने फ्लोट को 2 बार मेंशन किया था पैरामीटर्स में। सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एंड एल। अब हमारा
फंक्शन पार्ट आएगा फ्लोट डेफिनेशन जो होता है, फ्लोट एरिया, फ्लोट एल कॉमा फ्लोट बी, रिटर्न एल इंटू बी। इसमें हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा। दूसरा फंक्शन है फ्लोट एरिया फ्लोट आर, जिसमें कि रिटर्न होगा 3.14 इंटू आर और कर्ली ब्रेस क्लोज। इसमें हमारा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा और इस तरह से हमारा आउटपुट होगा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, जिसमें कि 10 हमने एंटर किया है, एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ जिसमें हमने 5 एंड 6 पैरामीटर पास किया है, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा 314, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 30। इन द अबव एग्जाम्पल एरिया फंक्शन इज ओवरलोडेड। हम देख रहे हैं कि एरिया फंक्शन ओवरलोड हुआ है। अब हम देख रहे हैं इन द अबव एग्जाम्पल एरिया फंक्शन इज overloaded. First area function with one float argument is used for calculating area of circle and second area with two float argument is for calculating area of rectangle. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पहला जो एरिया फंक्शन है उसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया फ्लोट, जो कि एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर रहा है, और दूसरा जो फंक्शन है एरिया, उसमें हमने 2 फ्लोट आर्ग्यूमेंट पास किए जिसमें कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्शन। रिकर्सिव मतलब कि रिपीटेशन, रिपीट करना। व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। There must be a statement with the recursive function that will lead to terminate the loop of recursion. The recursion of a function generally used with condition. ये रिकर्शन फंक्शंस वो होते हैं जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है और इसके लिए हमें लूप का यूज़ करना होता है रिकर्शन शो करने के लिए। तो हम एक छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। अब हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकाल रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करके। हमने मेंबर फंक्शन लिख लिया इंट फैक्ट इंट, हमें एक ही पैरामीटर चाहिए इसलिए हमने इंट लिखा है आर्ग्यूमेंट में। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है इंट नम कॉमा एफ, सी आउट एंटर एनी नंबर, सी इन नंबर। अब हमें कोई नंबर को लेना है यूज़र से और उसे रीड करना है, इसलिए हमने सी आउट सी इन लिखा। उसके बाद एफ इक्वल टू फैक्ट ऑफ नम, और वो नंबर को हमें एफ में रखना है। उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एफ को हम आउटपुट में शो करेंगे। अब हम आते हैं मेंबर फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर, जिसमें कि हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे जो हमें फैक्टोरियल निकालने में यूज़ होगा। इंट फैक्ट इंट एक्स हमने इसीलिए सिंगल पैरामीटर लिया है, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है जो कि हमें लगेगा। इंट एफ इक्वल टू 1, अब हम f की वैल्यू 1 का रखेंगे। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो हम 1 रिटर्न करेंगे। उसके बाद f इक्वल टू एक्स प्लस फैक्ट x माइनस 1, हम फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल का ये, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे f मतलब कि हमारा फैक्टोरियल नंबर जो आएगा, फैक्टोरियल आएगा नंबर का, वो हम रिटर्न करेंगे ऊपर में, और जो कि हमें शो होगा ये लाइन के द्वारा सी आउट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, जो कि हमें f में मिलेगा। तो हमें आउटपुट आता है एंटर एनी नंबर, जिसमें कि हम कोई नंबर एंटर करेंगे, जैसे कि यूज़र ने यहाँ पे 5 किया है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इक्वल टू 120। जब हम ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं 5 का, तो हमें आउटपुट में आता है फैक्टोरियल 5 का 120। तो इस प्रकार से जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सो आई होप कि आज के आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।